नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है और बुलेटिन की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ की एक खबर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए कल का दिन बेहद खास रहा है। नवा रायपुर स्थित M1 बंगले में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के 22 स्कूली छात्रों से सीधी मुलाकात की। आगामी परीक्षाओं और करियर को लेकर पीएम ने बच्चों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भी स्वाद चखा। रायपुर की विनीता पांडे ने पारंपरिक ठेठरी घुर्मी बनाई थी, जिसकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ भी की। ने आज बच्चों के साथ चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बच्चे आए थे। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यहीं रायपुर लोकल का रहने वाला हूँ। क्या लगा, कैसा लगा मिलकर उनसे? उनके साथ बहुत ही मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। भाई बहुत ही अच्छे थे। उनकी पर्सनैलिटी आपकी बात तो कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा अभी। अच्छा लगा एक्सपीरियंस? हाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो और भी बच्चे देखिए ये सब मिल करके वापस आए। कैसा लगा बेटा आपको मिलकर? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं अभी जस्ट यहाँ रायपुर में। और भी लोग। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर का ही हूँ सर। कैसा लगा मिलकर उनसे? बहुत अच्छा लगा। आपने एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? उन्होंने क्या बात की आपसे? बहुत सारी बातें की सर, ऐसे नहीं। देखिए ये सब बच्चे लोग आए हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही हमारे देश के पीएम से मिलने को मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप कहाँ से आए हो? मैं नारायणपुर जिले से हूँ। क्या क्या बातें उन्होंने की आपसे? अभी इसको पर्सनल रखा गया है। तो देखिए सभी बच्चे एक्साइटेड हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के बच्चों से बातचीत की गई कि एजुकेशन में उनका आगे और क्या उनका सोचना है। ऐसे में सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। बेटा, आप कहाँ से आए? जसपुर से। क्या बातें हुई, कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा लगा। बाकी बच्चों का भी सपना होता है तो क्या कहेंगे? सभी बच्चों को मिलना चाहिए एक एक बार पीएम साहब से। हाँ मिलना चाहिए। देखिए सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा, कैसा लगा आपको मिलके? ये अच्छा लगा सर। क्या क्या बातें हुई उनसे? बहुत सारे बातें हुई सर। उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? जी बहुत सारे फ्यूचर के बारे में बताएं। आगे आपके एजुकेशन को लेकर के भी उन्होंने बताया? जी सर बताएं। सभी बच्चे लगभग 22 बच्चे जो हैं वो राजधानी रायपुर के साथ साथ अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने पीएम मोदी से सीधे मुलाकात की, उनके साथ चर्चा की और सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उन लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए और भी कई टिप्स और स्किल्स के बारे में बताया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और सभी बच्चों के लिए पल बेहद ही खास उनकी जिंदगी का एक पल बन गया। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और स्कूली छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। नवा रायपुर स्थित M1 बंगले में पीएम मोदी जो है वो रुके हुए थे। इस दौरान बेहद ही खास बात यह रही कि छात्रों के साथ मुलाकात करने के साथ ही पीएम मोदी जब राजधानी रायपुर में रह रहे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी अलग अलग व्यंजन जो है वो उन्होंने चख करके देखे कि क्या तो जो ये व्यंजन तैयार करने वाले हैं वो लोग हमारे साथ हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या क्या आप लोगों ने तैयार किया था? से नमस्ते, मेरा नाम विनीता पाठक है और हमने ठेठरी और खुरमी सर के लिए बनाई थी। और ये सारा आइडिया सीएम सर और कलेक्टर सर का था कि बच्चों की मीटिंग के दौरान उन्हें सर्व किया जाएगा। तो मैं तो थोड़ा आशंकित थी कि सर खाएंगे या नहीं, पर सर ने बहुत ही टेस्ट लेके ठेठरी खाई और साथ में खुद बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। और सर और बच्चों की का जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही पॉजिटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड और एग्जाम को कैसे देना है बिना स्ट्रेस के, तो बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है कि शायद 15-20 मिनट की मीटिंग आधा पौन घंटे में कन्वर्ट हो गई थी। सर भी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही लाइट मूड में सब चीजें हो रही थी। कैसे आप लोग ये डिश को प्रिपेयर करते हैं? और प्रधानमंत्री ने जब ये डिश को खाई तो उन्होंने क्या कहा जब छत्तीसगढ़ी डिश उन्होंने ट्राई की? सर जब खा के उन्होंने क्या बोला वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो काफी खुश थे और काफी तारीफ कर रहे थे। और उन्होंने ठेठरी खाई थी जो कि बेसन, अजवाइन और सॉल्ट डाल के बनाई जाती है और ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यंजन है।
तो सर ने वो खाया। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। उन्होंने 22 बच्चों से चर्चा की, उनके फ्यूचर ओरिएंटेड को लेकर के, आने वाले समय में जो परीक्षा होनी है उसको लेकर के बच्चों को उन्होंने टिप्स दी, कई जानकारियां उनके साथ साझा की। और इस दौरान एक बेहद ही खास पल भी रहा, क्योंकि जब पीएम मोदी अंदर बच्चों के साथ थे छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ लिया और ठेठरी उन्होंने खाया और उन्होंने इस व्यंजन की तारीफ भी की। कैमरा पर्सन अमिलाष चौबे के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इधर 60वें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सपरिवार मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा करते हुए सीएम साय ने लिखा कि सत्य पुरुष सत्संगा ही कीर्तयति जीवनम, जिसका मतलब सत्य पुरुषों का संग जीवन को सार्थक कर देता है। सोशल मीडिया एक्स पर किए पोस्ट में मुख्यमंत्री साय ने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारे परिवारजनों से हुई मुलाकात जीवन भर याद कर रहने वाला प्रेरक अनुभव है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच जिस आत्मीयता से मोदी जी ने सबका हालचाल पूछा, बच्चों से सहज होकर बात की और आशीर्वाद दिया, वह अस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। यह हमारे लिए भावुक कर देने वाला क्षण था। इस गरिमाएं और आत्मीय भेंट के लिए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं एजीएल, डोटेक्स, मर्चेंडाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजीएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजीएल पर नियंत्रण हासिल किया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि एचआईयू की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट साझा की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। इसकी जानकारी शनिवार को सामने आई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस जल्द ही एजीएल के शेयरधारकों को तलब कर सकती है, ताकि ये पता चल सके कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि उन्हें एफआईआर की जानकारी नहीं है। इधर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। आयोग ने शनिवार को कहा है कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को भी सुधारा जाएगा। तो एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। फाइनल लिस्ट आपको बता दें 14 फरवरी को जारी की जाएगी। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन और बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक अब चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। तो एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। एसआईआर की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ गई है। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलने वाला है। 7 दिन बढ़ी है ये एसआईआर की प्रक्रिया। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों आतंकियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे लिंक जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि ये सभी आरोपी आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टो के नेटवर्क से संपर्क में थे। स्पेशल सेल काफी समय से इनके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। फिलहाल तीनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है और पुलिस को इनके जरिए बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। हाल ही में अनमोल बिश्नोई ने शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर या माफिया डॉन है, जिसके ऊपर भारत में आतंकी हमलों और हिंसा भड़काने की कोशिशों में शामिल होने
होने के कई आरोप हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी जो जेल से ही ईद की बधाई देता था, अब उसके भाई अनमोल बिश्नोई को धमकी दे रहा है। हाल ही में अनमोल ने कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई, दावा किया कि भट्टी की धमकी से उसकी जान को खतरा है। और दिल्ली के बाद बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां के दंतेवाड़ा जिले में 37 खतरनाक माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया है और पुलिस के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये सभी नक्सली पिछले कई सालों से जंगलों में छिपे हुए थे। इनमें से कई पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ तो बड़े बड़े नक्सली कमांडरों के बॉडीगार्ड और दस्ते के सदस्य थे, लेकिन अब ये सब थक चुके थे और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सामने आए। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमारी लगातार कोशिश और स्थानीय लोगों का सहयोग रंग लाया। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं वे बता रहे हैं कि जंगल में अब उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। पुलिस हर तरफ पहुंच रही है और गांव वाले भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सीआरपीएफ सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आप लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सही मौका है, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। इधर बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सरकार मेजोडरा और अली टोला के जंगलों में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है, जिसमें हथियार, वायरलेस मोबाइल, मेमोरी कार्ड सहित कई सामान मिले हैं। मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां जंगलों में लगातार कार्रवाई कर रही है। तो दो अलग अलग जगह से नक्सली डंप बरामद हुआ है। बारूदी सामान और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। बीजीएल के 6 पैकेट भी मिले हैं। 11 लॉन्चर राउंड भी इन सामानों में है। दो अलग अलग जगह से नक्सली डंप बरामद हुए। 303 बोर के 9 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 9 जिंदा और 9 खाली कारतूस, वायरलेस सेट, ये सारे सामान बरामद हुए हैं। 8 मोबाइल, 8 एंड्रॉयड और 4 कीपैड फोन, 14 पेन ड्राइव, 17 मेमोरी कार्ड और 2 सिम कार्ड मिले हैं। दवाएं, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग का सामान भी मिला है। तो बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी अब शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। रायपुर के सिविल लाइन स्थित विजय शर्मा के निवास कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार शामिल हुए। इसके अलावा बस्तर के सभी अधिकारी वर्चुअल रूप से मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के युवाओं को खेल, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। बता दें कि 11 से 13 दिसंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में पुनर्वासित नक्सली भी शामिल होंगे। तो बस्तर ओलंपिक को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। वर्चुअल रूप से बस्तर के सभी अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन होना है। 3500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो पुनर्वासित नक्सली भी आयोजन में हिस्सा लेते हुए इस बार नजर आएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने इसकी समीक्षा की है। विजय शर्मा के निवास कार्यालय में यह समीक्षा बैठक हुई बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए चलिए बात इस बुलेटिन में अब मध्य प्रदेश की, जहां के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। विधायक कार्यालय में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें सांसद लता वानखेड़े के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सांसद ने कार्यकर्ताओं से कमर कसने की अपील की है। उनके इस बयान ने उपचुनाव की संभावनाओं को मजबूत कर दिया है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से जीती विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन उन्होंने अब तक कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है।
दल बदल का मामला हाईकोर्ट में है। इसी बीच शनिवार को सागर सांसद लता वानखेड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधानसभा में चुनाव होने वाला है। उनका ये बयान सीधे बिना उपचुनाव की ओर इशारा करता है। इधर कांग्रेस पार्टी ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गुजरात का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार के बाद ये उनकी दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आईडेश न्यूज से बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने, जन समस्याओं को समझने और कांग्रेस को अधिक प्रभावी बनाने पर काम करेंगे। बिहार चुनाव पर बयान देते हुए उन्होंने वोट चोरी का आरोप भी लगाया। विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। राहुल गांधी की कोर टीम जैसे बिहार में काम की, अब गुजरात में काम करने जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसको निभाएंगे? मेरे लिए ये खुशी की बात है कि शीर्ष नेतृत्व का स्नेह और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास लगातार बना हुआ है और गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। 2027 नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा अनुभव रहेगा और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से गुजरात में मैदानी क्षेत्रों में उतरकर वहाँ पे जन समस्याओं को देखते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मोदी जी से टक्कर है, अमित शाह जी से, रणनीतिकार जो पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी के सब कुछ कहे जा रहे हैं, उनसे टक्कर है इस बार आपका? देखिए, ऐसा है कि ये युवाओं का ज़माना आ गया है भारत में। अब भारत में युवा मुखर होकर बोल रहा है। आप देखिए, ये युवा देश है। यहाँ पर जो जनसंख्या है युवाओं की वो किस कदर है, तो युवा बदलाव लाता है। अब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल रहा है और हम सब ज़मीन पर मेहनत करेंगे और पार्टी को खड़ी करना, पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे, सर्वोच्च योगदान देंगे। बिहार भी रहे हैं, अब उतनी सफलता नहीं मिल पाई, अपना मेहनत किया लगातार, जिस प्रतिशत में आना था मत उतना नहीं आया, उसके लिए फिर आगे मंथन कुछ? बिहार पे सभी पार्टियों का, हमारी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन सब लोगों से डिस्कशन चल रहा है और उस पे हम लोग एक ओवरऑल फीडबैक लेने के बाद अपने पॉइंट रखेंगे। बिहार में पार्टी ने, गठबंधन ने काफ़ी प्रयास किया। जिस तरीके से जनसभाएं हो रही थी, लोगों की भीड़ आ रही थी, उससे कहीं पर भी ये दिखता नहीं था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए इस बात को समझना है कि इसमें SIR और वोट चोरी क्या क्या माध्यम से इस चुनाव को मैनेज किया गया है और ग्राउंड की असलियत क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद इस पर और स्पष्ट से बात करेंगे। देवेंद्र यादव जी हैं, गुजरात में मेहनत करेंगे अब बिहार के बाद और लगातार जो केंद्रीय टीम है इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और राहुल गांधी जी को रिपोर्ट देंगे। भिलाई से कैमरे प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं तो आइए, संतोष वर्मा के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान ने अब तुल पकड़ लिया है। भले अपने विवादित बयान के लिए संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन बवाल फिर भी जारी है। रविवार को भोपाल के 2 नंबर स्टाफ चौराहे पर स्वर्ण समाज के कर्मचारियों ने सिर पर कफन बांधकर प्रदर्शन किया। भोपाल में एक बार फिर से IAS अधिकारी के विरोध में ब्राह्मण समाज सर पर कफन बांधकर प्रदर्शन कर रही है। हम बातचीत कर लेते हैं कि सर पर कफन बांधकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। संतोष वर्मा को गिरफ्तार करो, संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, संतोष वर्मा का IAS अवार्ड वापिस लो। आगे क्या? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, कफन बांध के ज्ञापन दे रहे हैं। तो सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि सरकार ये जान जाए कि जब अब आर और पार है, या तो सरकार संतोष वर्मा IAS के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको बर्खास्त करे, उसको गिरफ्तार करे, जेल में डाले और उसका फर्जी IAS अवार्ड वापिस ले। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन वापिस नहीं होगा। चाहे अब जेल भरना पड़े, चाहे भोपाल और प्रदेश बंद करना पड़े, लेकिन करेंगे। और सभी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे और लड़ाई है। नोटिस दे दिया है, इसके बाद 7 दिन का टाइम दिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में किसी कर्मचारी द्वारा कोई अपराध किया गया तो नोटिस से समस्या का हल नहीं होगा। उसने छोटा मोटा अपराध नहीं किया, उसने देश की संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जाति धर्म समाज को कुठंगित किया है। संतोष वर्मा ने जो अपराध किया है वो नोटिस से कुछ नहीं होगा। संतोष वर्मा को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तत्काल सेवा से पृथक किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजकर उसको व्यवस्थित दंड से दंडित किया जाए। बिल्कुल, कर्मचारियों का कहना है, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनका कहना है कि संतोष वर्मा पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हरि के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज भोपाल। और इसी बीच सूरजपुर से खबर सामने आते हुए जहां अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है कार, हादसे में एक युवक की मौत, 4 की हालत गंभीर। MP के कुदरगढ़ धाम दर्शन करने आए थे श्रद्धालु, दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा। ओडगी थाना क्षेत्र के बाग का ये पूरा मामला है। तो सड़क हादसे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और इस हादसे में आपको बता दें एक की मौत हो गई है, वही कई घायल बताए जा रहे हैं। दर्शन कर लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है। तो ओडगी थाना क्षेत्र के बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर से खबर है जहां अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है कार, हादसे में एक की मौत है, वही 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। MP से कुदरगढ़ धाम दर्शन करने आए थे ये श्रद्धालु और दर्शन कर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। तो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है ये कार। सड़क हादसे से जुड़ा हुआ मामला सूरजपुर से निकलकर सामने आया है और इस पूरे हादसे में एक की मौत है, वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश से कुदरगढ़ धाम दर्शन करने गए थे ये सभी और दर्शन कर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।